जय हिंद प्यारे चैंपियंस। आज के क्लास में हम 3 अप्रैल की समसामयिक घटनाओं का रिवीजन करने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अगर आपने जिद कर लिया, आपने ठान लिया है, आपने निश्चय कर लिया है कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर कर रहेंगे, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे आपकी अनुकूल परिस्थितियां न हो, तब भी आप मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखेंगे और सफल होंगे, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। आइए अब आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आप मेहनत करते रहिए, विश्वास रखिए, आप सफल जरूर होंगे। तो आज की समसामयिक घटनाओं को देखते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और जो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक तो शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को। हाल ही में मेक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो मेक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। जिरकोन यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और रूस ने इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और जो इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? तो 9 मेक इसकी स्पीड रहने वाली है और सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम होने वाली है यह मिसाइल, जो रूस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकोन। ध्वनि की गति मेक में मापी जाती है। अगर मिसाइलों की गति को हम देखें तो अगर किसी मिसाइल की गति 1 मेक से कम है अर्थात वह सबसोनिक मिसाइल कहलाएगी। और भारत में उदाहरण के लिए निर्भया मिसाइल है। अगर 1 मेक से 5 मेक के मध्य मिसाइल की गति होगी तो उसे सुपरसोनिक जो है मिसाइल कहा जाएगा, और उदाहरण के लिए ब्रह्मोस। और जो 5 मेक से अधिक अगर स्पीड होती है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, जैसे जिरकोन जो कि रूस की मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP 95 का संबंध किससे है? तो शकरकंद की नई किस्म है यह SP 95/4। तो SP का फुल फॉर्म होता है स्वीट पोटैटो, इससे आप याद रख सकते हैं शकरकंद। तो SP 95/4 यह विकसित किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। और यह कहाँ पर स्थित है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में यह स्थित है, जो केंद्रीय कंद अनुसंधान संस्थान है। और ये काय की प्रजाति है? तो शकरकंद की नई प्रजाति है। नारंगी मांस के समान इसका रंग है। कैसा? नारंगी मांस के समान इसका रंग है। और आदिवासियों का प्रमुख भोजन है, यह आदिवासियों का प्रमुख भोजन है। और अगर आपको वेट भी कम करना है तो आप इसे खा सकते हैं, थोड़े से में आपका पेट भर देगी और आपका वेट करने में भी जो है लाभकारी होती है शकरकंद। अगर कल्पा और स्वर्णा, अभी हाल ही में नारियल की 2 प्रजातियां लॉन्च की गई थी। किसकी प्रजाति है ये? नारियल की। सुरसा यह अदरक की प्रजाति है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान हो चुका है। और राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। हल्दी बोर्ड की अगर बात करें तो इसका गठन निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। अगर बात करें तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में है। अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती बनी है, यहाँ पर किसकी जो 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का अभी जो अलाउंस किया था यहाँ के CM ने? तो श्री रामालू जो पोट्टी थे, जिन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग की थी और इनका निधन हो गया था। तो जो 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन किया था, उसका श्रेय श्री रामालू पोट्टी को जाता है। और अमरावती में अभी इनकी 58 फीट की जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगर मिसाइल की बात करें तो अभी अस्त्र मिसाइल का हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो इसका नाम गांडीव कर दिया गया है अस्त्र मिसाइल का। और ये कैसी मिसाइल है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है हमारी गांडीव या अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है? अगर चंद्रमा पर घर बनाए जाते हैं तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ है, वहाँ का जो वातावरण है, उसके जो प्रतिकूल वातावरण में भी जो घर बनाने और उन घर की मरम्मत के लिए किसके द्वारा अभी जो ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक विकसित की गई है? तो जो IISC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, IISC बेंगलुरु, इसके द्वारा नई तकनीक विकसित की गई है। IISC बेंगलुरु इसने चंद्रमा पर आवास बनाने के लिए ईंटों की मरम्मत के लिए जीवाणु आधारित तकनीक का विकास किया है। और इसमें
उसमें स्थायी आवास बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह चंद्रमा पर जो स्थायी निवास है उन्हें जो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहाँ के प्रतिकूल वातावरण में भी जो है ईंटें यहाँ पर अपने स्वयं की मरम्मत कर लेगी। तो चांद के कठोर वातावरण को जो सहन करना इसका उद्देश्य, चांद के कठोर वातावरण को सहन करते हुए यहाँ पर ईंटों के द्वारा जो मकान बनाया जा सके। और इसमें किसका प्रयोग किया है बनाने में, तो इसमें यूरिया प्लस कैल्शियम का प्रयोग किया है। यूरिया प्लस कैल्शियम का प्रयोग किया गया है और इसको मिलाकर जो बैक्टीरिया उत्पन्न होगा उसे CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो ये जो यूरिया और कैल्शियम है इसको जो मिक्स करने से एक बैक्टीरिया उत्पन्न होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके द्वारा जो यहाँ पर मकान या आवास बनाए जाएंगे। और यूरिया है यह लेब में बना पहला कार्बनिक यौगिक है और इसका विकास करने वाले कौन थे, तो वोल्हर इसका विकास करने वाले थे लेब में। तो यूरिया लेब में बना पहला कार्बनिक यौगिक था। अगर बात करें CaOH का होल ट्वाइस 2, CaOH का होल ट्वाइस 2 इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, या इसे बुझा हुआ चूना या चूने का पानी या लाइम वाटर भी कहा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसमें अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो यह CaCO3 बनेगा अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसे संगमरमर मार्बल भी कहा जाता है और ये दूधिया रंग का होने वाला है। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है, Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो यह CaOCl2 बनेगा अर्थात विरंजक चूर्ण या जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसका नाम है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है हमें प्राप्त होगा क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात जो मार्बल संगमरमर होता है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KV और JNV में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम है तो जो केंद्रीय विद्यालय है और जो जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय है इनमें जो निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर एस्बेस्टस का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य के गंभीर जोखिम को लेकर यह निर्णय लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि हमारे अभी कैबिनेट मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, इन्होंने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम मानते हुए जो एस्बेस्टस है इनके निर्माण पर रोक लगा दी गई है। और KV अर्थात जो केंद्रीय विद्यालय है और JNV अर्थात जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य होंगे अब भवन के उसमें एस्बेस्टस का यूज़ नहीं किया जाएगा। एस्बेस्टस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका कारण क्या है, तो कार्सिनोजन इसका कारण है। कार्सिनोजन अर्थात क्या होता है, जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उसे कार्सिनोजन कहा जाता है। तो कार्सिनोजन के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया है एस्बेस्टस को। केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ पर इनका प्रयोग अब नहीं किया जाएगा विद्यालय को बनाने में। और अगर बात करें इसका उपयोग क्यों किया जाता है जो एस्बेस्टस है, तो यह इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, अर्थात ये गर्मी के प्रति प्रतिरोधक होता है, अर्थात ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो यह इंसुलेटर का कार्य करता है, इसलिए एस्बेस्टस का प्रयोग होता था। कुछ जो पदार्थ देखते हैं कुछ, और उसमें अगर पानी की मात्रा में अगर ये इनकी अधिकता हो जाए तो कौन से रोग होते हैं। कैडमियम की अधिकता अगर पानी में हो जाए तो उससे इटाई रोग होता है। पारे की अधिकता होने पर मिनीमाता रोग होता है, जिसे पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और कमरे के तापमान पर एकमात्र द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो यह भी पारा है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु। HGS क्या किसे कहा जाता है, HGS तो जो सिंदूर या जो सीने बार होता है इसका सूत्र क्या होता है, HGS होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। जो हमारी प्रधानमंत्री थे तत्कालीन इंदिरा गांधी, यह 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में शामिल होती है और यहाँ से यह इतनी प्रभावित होती है कि यह जो भारत आकर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ करती है। इसके अलावा जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 है यह भी बनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1 अप्रैल 1973 से भारत में लागू होता है। और इसे कहाँ पर लागू किया गया था, पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो जिम कॉर्बेट था। और इसमें जो
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें जो इसे लागू किया गया, इसे बनाया गया। और इसो जो भारत का पहला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसे इसमें लागू किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया, और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले हेली नेशनल पार्क था और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। 1 अप्रैल 2025 को जो 52वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, इसकी 52वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है। और जो बाघों से संरक्षण से संबंधित एक और स्ट्रिप है, तो एम स्ट्रिप का संबंध किससे, तो यह भी बाघों के संरक्षण से संबंधित है। एम स्ट्रिप, तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एम स्ट्रिप किससे संबंधित है, तो ये बाघों के संरक्षण से संबंधित है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व अभी किसे घोषित किया गया है, नवीनतम, तो माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का है। 57वां किसे घोषित किया गया था, रातापानी नेशनल पार्क को। और रातापानी अभ्यारण्य भी कहाँ है, तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिगला जीव अभ्यारण्य को घोषित किया था, और ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 55वें क्रम का धौलपुर करौली को जो प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, जो राजस्थान में। और 54वें क्रम का दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और सर्वाधिक बाघों की संख्या जो टाइगर स्टेट का दर्जा किसे मिला हुआ है, तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा है। सर्वाधिक तेंदुए भी कहाँ पर है वर्तमान में भी, तो लेपर्ड भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक गिद्धों की संख्या भी कहाँ पर है वर्तमान में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या भी है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह असम में स्थित है। रणथंबोर राजस्थान में। और सिमलीपाल कहाँ पर है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका भी कहाँ पर है, तो भितरकनिका भी कहाँ पर है, तो यह भी उड़ीसा में है। और अभी हाल ही में यहाँ रसीकुल्या जो ब्रिज है, जो यहाँ पर रसीकुल्या जो ब्रिज है, यहाँ पर जो ओलिव रिडले कछुए आए थे, और ये अपना प्रजनन यहाँ पर करते हैं, जो ओलिव रिडले कछुए कहाँ पर, उड़ीसा के तट पर। अभी हाल ही में जो फर्स्ट राज्य ऐसा कौन है जिसने अपने यहाँ वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाए, वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, यह केरल बन गया है, जिसने अपने यहाँ वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है। और कब तक हमने जो नक्सलवाद मुक्त होने की घोषणा की, हम कब तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएंगे, तो गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक जो नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है भारत की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की थी, तो इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की थी, विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की। इतिहासकार मायना स्वामी जी, इनको अभी उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है वर्तमान में, चंद्रबाबू नायडू जी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है उगादी पुरस्कार से। उगादी ये एक उत्सव भी है। उगादी जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, कहाँ पर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा नव वर्ष के रूप में महाराष्ट्र में मनाते हैं, और नवरोज किसका जो नव वर्ष है, तो यह पारसी समुदाय का है। तो इतिहासकार मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्होंने विजयनगर जो साम्राज्य, इनके अभिलेखों की खोज की थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, तो हरिहर बुक्का जो इसके संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, और 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी इसकी। और किस वंश से संबंधित थे हरिहर बुक्का, तो ये संगम वंश से संबंधित थे। और इसी विजयनगर साम्राज्य, यहाँ के एक महान शासक कौन हुए, तो कृष्णदेवराय एक महान शासक हुए, जो कि तुलु वंश से संबंधित है। और इनका एक ग्रंथ है, कौन सा, अमुक्त माल्यदा ग्रंथ प्रसिद्ध है कृष्णदेव राय का। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो यह 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। यह भी कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे। और इसकी राजधानी क्या थी, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। 2 विदेशी यात्री जो विजयनगर की यात्रा करते हैं, कौन कौन से, अब्दुल रजाक और निकोलो कोंटी। जो अब्दुल रजाक है यह देवराय सेकेंड, और निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के समय जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करते हैं। अगर कुछ वंश और उनके संस्थापक देखें तो चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय चोल वंश का संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसी से, और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। कौन है, सिंह विष्णु है पल्लव वंश का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो पूनम गुप्ता जी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई का। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की अनुशंसा पर होती है। 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई
आरबीआई की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आरबीआई का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था प्रारंभ में? तो कोलकाता में प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जो कि 1937 में कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। अगर बात करें इसके लोगों में हमें क्या दिखाई देता है, तो ताड़ का वृक्ष और जो रॉयल बंगाल टाइगर इसके लोगों में दिखाई देता है आरबीआई के। नए डिप्टी गवर्नर कौन बनी है अभी? तो जो पूनम गुप्ता जी यह नई डिप्टी गवर्नर बनी है। 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहने वाला है। और किसे रिप्लेस किया है, किसके स्थान पर? तो माइकल देव पात्रा जी के स्थान पर यह जो डिप्टी गवर्नर बनी है। आरबीआई की अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो इसमें 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी एक कौन नियुक्त हुई है? पूनम गुप्ता जी। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और 3 डिप्टी गवर्नर और कौन है पूनम गुप्ता जी के अलावा? तो राजेश्वर राव जी, रविशंकर जी, टी रविशंकरन और स्वामीनाथन, ये 4 जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। अभी हाल ही में शर्ले बोचवे थे, ये किसकी हेड बनी है? तो जो राष्ट्रमंडल है कॉमनवेल्थ गेमों की हेड कौन बनी है? तो यह शर्ले बोचवे जी बनी है। निधि तिवारी जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, इनकी जो प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी जी को। किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में जो क्रिस्टी कावेंट्री जी, अभी हाल ही में यह किसकी हेड बनी है? क्रिस्टी कावेंट्री। और यह पहली हेड बनने वाली है, महिला हेड बनने वाली है। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमारी, इसकी हेड बनने वाली क्रिस्टी कावेंट्री वर्तमान में इसकी हेड है। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और क्रिस्टी कावेंट्री जो जिम्बाब्वे की है, इसकी पहली महिला हेड बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल निर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इनके द्वारा गुजरात में हाईटेक सौर सेल निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया है। प्रहलाद जोशी जो कि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, और इन्होंने गुजरात का जो चिखली है, गुजरात के चिखली में भारत का सबसे बड़ा सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया है। और इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? तो 5.4 गीगावाट है इसकी क्षमता होने वाली है। 5.4 गीगावाट इसकी क्षमता होने वाली है। अगर बात करें गुजरात में ही अभी हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जो कि भारत का पहला है? तो जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापना होगी? तो गुजरात में इसकी स्थापना होने वाली है। और पहला सहकारी विश्वविद्यालय होने वाला है भारत का। अभी हाल ही में एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर हुई है? देश का पहला एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो यह महाराष्ट्र में बनने वाली है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किसने है? तो स्नेक हेड मछली अर्थात सांप के समान इसका मुंह दिखाई देता है, इसलिए इसे स्नेक हेड मछली कहा जाता है। तो चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे? तो चन्ना नाची यह नई प्रजाति मिली है मेघालय में, और मीठे पानी में रहने वाली प्रजाति है। और किसकी प्रजाति है? तो स्नेक हेड मछली है। यह स्नेक के समान इसका मुंह है, इसलिए इसे स्नेक हेड कहा जाता है। और किस नदी में मिली है मेघालय में? तो जो यहाँ की जो सिमेंग सांग नदी है, सिमेंग सांग नदी की जलधारा में इसे देखा गया है। तमिलनाडु, अभी एक और करंट है, तमिलनाडु का जो डिंडुगुल है, इसे सेकंड जैव विविधता तप्त स्थल घोषित कर दिया गया है। तमिलनाडु, ये कोई जो नेशनल लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर राज्य ने इसे अपना दूसरा जैव विविधता तप्त स्थल हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। किसे? डिंडीगुल को। तो तमिलनाडु ने अपना सेकंड जैव विविधता तप्त स्थल घोषित कर दिया गया है, और डिंडीगुल में स्थित है। और इसका नाम क्या है? तो अलांग रमलाई फॉरेस्ट, अलांग रमलाई जो फॉरेस्ट है, इसे जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया है दूसरा। और पहला कौन सा था? तो कासमपट्टी फॉरेस्ट है, यह पहला जो तप्त स्थल था, या जिसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। भारत में पूर्ण रूप से कौन से 2 हॉट स्पॉट स्थित है? तो भारत में 2 पूर्ण रूप से हॉट स्पॉट कौन से स्थित है? एक तो हमारा पश्चिमी घाट है, और एक जो पूर्वी हिमालय है हमारा ईस्ट हिमालयन, ये हमारे तप्त स्थल है भारत में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है स्कूल चले हम अभियान। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी वर्तमान में। इन्होंने भोपाल, यहाँ की राजधानी से नामांकन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में जो है
स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया है। और मध्य प्रदेश में जो पहले शिवराज सिंह के समय जो सीएम राइज स्कूल थे, इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया है इनके द्वारा, तो सीएम राइज स्कूलों का नया नाम अब महर्षि सांदीपनि स्कूल रहने वाला है। और ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 भी प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ किस शहर में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित पहला ग्रीन वेस्ट प्लांट बनने वाला है। ग्रीन वेस्ट प्लांट बनेगा पीपीपी मॉडल पर आधारित, तो ये कहाँ पर बनने वाला है, इंदौर में बनने वाला है। और अगर बात करें भीख को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर भी कौन सा था, भारत का इंदौर था। और सेकेंड शहर कौन बना था, तो यह मध्य प्रदेश का जो भोपाल था सेकेंड शहर बना था भीख देने को अपराध घोषित करने वाला, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब हम जो है कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। क्लास अच्छी लगी हो आपको अगर, तो लाइक जरूर करिएगा और एक कोई प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। और जो टुडे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो क्वेश्चन होता है आज का, उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका आंसर दिया करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप देखते हैं, आपको केवल जो है उसका आंसर देने या कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी इतना प्रयास कर सकता हूँ, तो आप भी जरूर प्रयास करेंगे क्योंकि आप भी एक इंसान ही है। देखते हम पहला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है। शारती नहीं, इसे सही करना है, शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी बनी है। इनका संबंध कहाँ से है, तो यह घाना की रहने वाली है शार्ली बोचवे। भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है, यूएसए के साथ। नेक्स्ट है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, मनीषा भानवाला जी के द्वारा। केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है, मार्च 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया जी का संबंध किससे, हॉकी से। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सहरूल उत्सव 2025 कहाँ पर हुआ है, तो झारखंड में इसका आयोजन होता है। यहाँ की जो उराव जनजाति, मुंडा और उराव जनजाति द्वारा। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते। मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, रूस के द्वारा। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95 का संबंध किससे, तो यह शकरकंद की नई प्रजाति है। चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है, तो जो हमारा IISc बेंगलुरु है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, इनके निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो एस्बेस्टस के उपयोग पर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहां प्रारंभ किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क में। आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार माइना स्वामी ने किस साम्राज्य को अभिलेखों की खोज की थी, विजयनगर साम्राज्य के। RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, पूनम गुप्ता जी को। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के पहले बड़े 5.4 गीगावाट हाईटेक सौर विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है, तो गुजरात में किया गया है। मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति किसकी है, तो चन्ना नाची है स्नेक हेड की, यह स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति है। स्कूल चले अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये आपका कल का क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह गुजरात में प्रारंभ हुआ है। पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर, गुजरात में प्रारंभ होने वाला है। और पहली जो असेंबली है जो C295 विमान बनने वाले, इसकी पहली असेंबली लाइन भी कहाँ पर बनेगी, तो यह भी वडोदरा गुजरात में बनने वाली है। वडोदरा गुजरात में जो C295 विमान है, इनके निर्माण के लिए। और अभी हाल ही में जो साब कंपनी है, जो कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, साब स्वीडन की कंपनी है। और उस रक्षा क्षेत्र में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है, पहली विदेशी कंपनी, तो ये साब कंपनी है कहाँ की, स्वीडन की। अब टुडे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद, जय हिंद।